वंदे मातरम। बंधुओं, आज का हमारा विषय है नारी सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। हम आपको बताएं कि आज पहली बार जीवन में कभी भी, चाहे वो हम कॉलेज में रहे हों या जब कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा था मैं, कभी भी ये एक जो विषय था महिला सशक्तिकरण, उस पर हमने न कभी कुछ लिखा और न कभी किसी डिबेट में पार्ट लिया जहां ये विषय था। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था, कॉलेज में था, तो बहुत सारे लोग और जो कथित लड़कियां, कुछ जो फेमिनिस्ट अपने को क्लेम करती थी, तो उनको ये लगता था कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट हैं। कभी हमने इस पर चर्चा नहीं की और इसका मूल कारण यह था कि वुमेन को क्या एम्पावरमेंट की जरूरत है? क्या भाई, जो एम्पावरमेंट के नाम पे जो बातें हो रही थी उससे दूर दूर तक मैं सहमत नहीं था। आज चूंकि इस विषय पे बात मैं इसलिए कर रहा हूं या कर पा रहा हूं क्योंकि एक होता है कि हम जिस तरह से चाहते थे उस दिशा में एक हमारा प्रयास जो भी था वो कहीं ना कहीं फलीभूत हुआ या एक रास्ते पे आया। मैं आपको बताऊं कि पिछले 6 वर्षों से मेरी इच्छा थी कि जैसे बहुत सारे लोग राजनीतिक चर्चा में कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। वास्तव में उनकी जानकारी का अभाव है, क्योंकि आरएसएस 1 नहीं, आरएसएस 2 है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्र सेविका समिति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में, जिसकी डॉक्टर हेडगेवार ने स्थापना की थी, और उसके ठीक 11 साल बाद 1936 में लक्ष्मीबाई केलकर जी ने दूसरे आरएसएस यानी कि राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की थी। और ये दोनों संगठन, ऐसा नहीं है कि किसी का किसी में नियंत्रण है या संघ जो है रेगुलेट करता है समिति को, नहीं, ये दोनों ऑटोनॉमस, एक दूसरे के ये कहा जाता है कि एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखा जाता है। तो पहले चीज तो लोगों में इसकी जानकारी नहीं थी, तो वो जानकारी एक बड़ा मुद्दा रहा। और मैं पिछले 6 वर्षों से, हमारी एक बड़ी इच्छा थी कि जहां मैं रहता हूं उस टाउनशिप में भी सेविका समिति का गठन हो, और इसके लिए हमने अपने सामर्थ्य, बस जितनी सामर्थ्य अनुसार हमने प्रयास भी किया। बहुत सारी बहनों से मैं मिला, लेकिन एक समय लगता है। और 6 वर्षों के बाद कल जो है वसंत उत्सव का कार्यक्रम था और बहनों ने उसको ऑर्गेनाइज किया और इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ और एक तरह से राष्ट्र सेविका समिति की इस इकाई की नींव पड़ी। कहने का तात्पर्य यह है कि शक्ति के बिना मुक्ति संभव नहीं है। और ये देखिए, कहते हैं कि जो नारी का एक तरह से कंट्रीब्यूशन है या होना चाहिए, या जो नारी का स्थान है वो कितना महत्वपूर्ण है। गांव में कहते हैं कि अगर परिवार की स्त्री अच्छी है या अच्छे रास्ते पे है तो 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, यानी कि 7 पीढ़ियां सुधर जाती हैं। और अगर वो गलत रास्ते पे है तो 7 पीढ़ियां खराब कर देती है। जबकि पुरुषों के बारे में कहा जाता है कि पुरुष अच्छा होगा तो 1 पीढ़ी ठीक कर लेगा और बुरा होगा तो 1 पीढ़ी बुरा कर देगा या बिगाड़ देगा। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो इस महत्ता को, स्त्रियों के महत्व को सबसे पहले, अगर मेरी जानकारी जहां तक है, चाणक्य, कौटिल्य जिनको कहते हैं या विष्णुगुप्त कहते हैं, उन्होंने समझा था। जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उन्होंने भारतवर्ष को एकीकृत, इंटीग्रेट, जोड़ने का प्रयास किया और वो जितने जनपद थे, 16 महाजनपद आज थे, तो सारे जनपदों को जोड़ने का प्रयास किया, सबके पास गए वो।
और गुरुकुल में विद्यार्थियों को भी समाज को जोड़ने का एक कार्य सौंपा था। और उन्होंने जो भिक्षुक विद्यार्थी थे या बटुक थे, उनसे एक चीज कहा था कि आप घर की स्त्रियों को समझाएं, क्योंकि अगर घर की स्त्री आपके साथ आपकी बात से सहमत हो गई तो उस परिवार का हर एक सदस्य और उस परिवार का पूरा सामर्थ्य आपका होगा। देखिए, बच्चों पे जो बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, कहते हैं कि माता जो है पहली शिक्षक होती है। ये कहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि पिता बच्चे के साथ बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाता है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि सॉफ्टनेस, एक कहते हैं कि धैर्य। भाई, धरती को हम मां क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर धैर्य बहुत है, सहने की क्षमता बहुत है। हम धरती पे गड्ढे करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, और वो माता की तरह सब कुछ स्वीकार करती है। इसी तरह से प्रकृति है, प्रकृति को भी माता कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सहने की जो क्षमता है, प्रकृति क्रिएट कर सकती है। जो सृजन है वो प्रकृति करती है, और कुछ हद तक स्त्री करती है। पुरुष कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, डिस्कवर कर सकता है। क्रिएट स्त्री ही कर सकती है। तो अगर स्त्री चाहे तो वो पूरा परिवार बदल सकती है, और एक बार जिस रास्ते पे स्त्री चल देगी, उस परिवार का हर एक सदस्य उस रास्ते पे चलेगा। और यही कारण था कि चाणक्य ने विद्यार्थियों को यह कहा कि आप जो घर की मालकिन है उसके पास जाए। तो एक जो अभी सेविका समिति का जो उद्देश्य है, या हम ये कहें कि जो प्रासंगिकता है, महत्व है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि बच्चा वही सीखेगा जो मां सिखाएगी। अभी जैसे राम मंदिर का जो आयोजन हुआ, आज के दिन हम बताएं, बच्चे पहले एक समय था, अभी बहुत पुरानी बात नहीं, 2-2.5 साल पहले बहुत ऑर्थोडॉक्स माना जाता था, आउटडेटेड माना जाता था जय श्री राम या राम राम बोलना। और अब छोटे छोटे बच्चे राम राम जय श्री राम बोल रहे हैं, और बड़े मुक्त भाव से, फील के साथ बोल रहे हैं। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है, और कहीं ना कहीं मां का इसमें जो रोल है उसको आप नकार नहीं सकते, ये उसी की वजह से है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक नारी सशक्त नहीं होगी, तब तक एक जो सामान्य एक बैलेंस है वो नहीं बनेगा, और राष्ट्र तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक शक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होगा। जो हम एक तरह से कृत्रिम एम्पावरमेंट की बात करते रहते हैं, मूल रूप से हम उसको कृत्रिम क्यों कह रहे हैं? हम बार बार कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, तो क्या वुमेन एम्पावर्ड नहीं है? अगर हम इतिहास में देखें तो जितने अगर आपको पुरुष मिलेंगे जिन्होंने रण क्षेत्र हो या विद्वता का क्षेत्र हो, जितना काम किया, महिलाओं ने भी उतना ही काम किया। तो फिर उनका एम्पावरमेंट अलग से क्यों बात की जाती है? देखिए, कई बार होता है, मैं आपको बताऊं, आईटी कानपुर की एक घटना क्या है, एक 2 क्लासमेट थे, और ये वास्तविक है। एक जैसे आप जानते ही होंगे कि एयर ऑल इंडिया रैंक को जो आईटीज के अंदर हवा बोलते हैं, कि जो अंडर 50 या अंडर 100 होते हैं वो अपने को हवा 25, हवा 20, हवा 10 बोलते हैं। तो एक ये 1998 बैच में 2 जो क्लासमेट थे, एक सिविल इंजीनियरिंग का था और दूसरा जो है हवा 25 था, यानी कि ऑल इंडिया रैंक 25 थी उसकी। तो वो अपने रूममेट से बात करता था, कहता था कि भाई देखो, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, और वो थोड़ी सी रैंक अच्छी आ जाती है तो अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं और नीचे रैंक वालों को इंफीरियर मानने लगते हैं। अब तुम देख लो, तुम सिविल इंजीनियर वाले और मैं हवा 25, हमारी तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है, लेकिन तुमने आज तक
हमारे साथ 2 महीने से रह रहे हो, कभी तुमको लगा कि हमने भेद किया हो कि तुम सिविल इंजीनियरिंग वाले हो और मैं हवा 25 हूं? और ये बात हर दूसरे तीसरे करता था। वो स्थिति ऐसी हो गई कि वो बेचारा सिविल इंजीनियर अपना रूम ही चेंज करा लिया एप्लीकेशन देके। तो कहने का मतलब है स्त्रियों के साथ भी यही किया जा रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट, अरे इतनी पीछे थोड़े महिलाएं हैं कि आप एम्पावरमेंट किए पड़े हैं भाई। उनको हर चीज को के विकसित होने का एक अपना तरीका होता है, उनको उनके परिप्रेक्ष्य में ही विकसित होने दीजिए। अब देखिए हम एम्पावरमेंट कैसे करते हैं। बात है ये लगभग अब 15-16 साल पुरानी बात है। इलेक्शंस थे हमारे यहाँ गांव में, ये जो जिला पंचायत का इलेक्शन होता है। तो मैं उस समय दिल्ली में मैं पढ़ाई कर रहा था। मैं गांव गया तो मेरे सुनने में आया था कि हमारी जो सीट है वो महिला हो गई है। जब मैं गांव पहुंचा तो देखा चारों तरफ पुरुषों के पोस्टर लगे थे। तो फिर मैं जब घर पहुंचा तो हमने घर पहुंच के पूछा कि ये सीट तो महिला हो गई थी, क्या फिर बदल गई? तो लोगों ने कहा नहीं, महिला ही है। तो हमने कहा पोस्टर तो सारे पुरुषों के लगे हैं। तो बड़ी मजेदार बात हुई कि लोग बताना शुरू किए कि ये है और इनकी पत्नी लड़ी है, ये है और इनकी पत्नी लड़ी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पुरुषों के ही पोस्टर लगे थे, पुरुषों के नाम पे वोट मांगे जा रहे थे और उनकी पत्नियां इलेक्शन लड़ी थी। अब ये बताइए कि ये किस हद तक एम्पावरमेंट है? इससे वुमेन एम्पावर हो रही हैं। बीच में एक नया कंसेप्ट आया था प्रधानपति। गांव में महिला सीट जहां थी ग्राम प्रधान की, वहां महिला चुनाव जीत चुकी थी और उसका पति सारा कुछ उसका स्टैंप यूज करता था, सारी बैठकें अटेंड करता था और अपने को प्रधानपति कहता था। ये कैसा एम्पावरमेंट है? तो इस तरह के एम्पावरमेंट के पक्ष में मैं कभी नहीं रहा। अब देखिए, बार बार मैं जिक्र करता हूं दीपांकर गुप्ता के एक पुस्तक की मिस्टेकन मॉडर्निटी, कि हम मॉडर्निटी को गलत परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, समझते हैं और बाकी लोगों को बताते हैं। उसी प्रकार ये एक जो एम्पावरमेंट है उसको भी कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेकन है। एम्पावरमेंट को भी हम लोग गलत डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चे हैं उनको, उनके आइकॉन फिल्म स्टार्स हैं। कुछ लोगों को यह लगता होगा कि दीपिका पादुकोण एम्पावर्ड है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आप बताएं किधर से एम्पावर्ड है, क्योंकि वो फिल्मों में काम करती हैं। ये एम्पावरमेंट नहीं है, ये कमोडिटिफिकेशन है। सी हैज बिकम अ कमोडिटी। जैसे बाजार में आप जाते हैं, सब्जी वाला सब्जी को धुल के और अच्छे से उसको ठीक करके दुरुस्त करके और सजाता है कि आने जाने वाला उसको खरीदेगा। सिमिलरली भाई एक्ट्रेस है, उसका काम क्या है? एक्टिंग करना। एक्टिंग में अंग प्रदर्शन नहीं आता है। तो अंग प्रदर्शन क्यों? अंग प्रदर्शन इसलिए क्योंकि अब वो सब्जी तो बासी है, बिकेगी कैसे? तो उसको कृत्रिम रूप से सजाया गया है। उसी तरह से ये जो कहते हैं कि जो आप अगर अभी वर्तमान की बात करें तो जितनी भी एक्ट्रेस हैं, बहुत सारे लोग इस पे डिबेट करते हैं, उनको वो ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि ये एम्पावर्ड लेडीज हैं। लेकिन ये तो इन्होंने स्त्रियों का स्तर तो बहुत ही नीचे गिरा दिया है। स्त्रियां पूजी जाती थी कि नहीं पूजी जाती थी, इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम भारतवर्ष में स्त्रियां वस्तु नहीं हुआ करती थी। ये पहली बार जब मुसलमान इस्लामिक शासन आया भारत में, तब से महिलाएं वस्तुओं की तरह देखी जाने लगी। ये जितने भी बाजार लगते थे जहां खरीदी बेची जाती थी स्त्रियां, वो सारे के सारे अरेबियन कंट्रीज में थे। आज के डेट में भी उधर ये मतलब उस तरह से ओपनली तो नहीं होता है, लेकिन होता है, ये सबको पता है।
और आज जिसको हम आधुनिक एक कहते हैं कि एम्पावर्ड वुमेन, वो किधर से, वो ये किस तरह का एम्पावरमेंट है? ये कोई एम्पावरमेंट नहीं है, ये केवल जो है जो यंगस्टर्स है उनको मिसलीड किया जा रहा है। भाई पहले तो वो स्त्री थी, अब वो कमोडिटी हो गई है, और वो क्या कर रही है? पुरुषों को लुभाने का काम कर रही है। भाई जाहिर सी बात है, अगर उसने कम कपड़े पहने हैं तो किसी स्त्री को तो दिखाने के लिए पहने नहीं है। बात थोड़ी थोड़ी भद्र भाषा नहीं है, लेकिन इस बात को कहने के लिए मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। तो शब्दों का दुरुपयोग मुझे बाध्यतावश करना पड़ रहा है, लेकिन वास्तविकता यही है कि यह नग्नता कहीं ना कहीं पुरुषों की एक कहते हैं कि जो उनकी कलुषित मानसिकता है उसको संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा है, और कुछ भी नहीं है। इनको कहीं से भी एम्पावर्ड नहीं कहा जा सकता है। अगर एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम, तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अभी हमारी जो फिनांस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनके पिताजी को मैं नहीं जानता, उनके पति को भी मैं नहीं जानता, उनके खानदान परिवार में कौन क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन उनको मैं जानता हूं। सुषमा स्वराज जी थी, उनको मैं एम्पावर्ड मानता हूं। किसी दूसरे की लगाई सीढ़ी पे चढ़ के नहीं आई थी सोनिया गांधी की तरफ। तो कहने का तात्पर्य देखिए, अगर हम बात करें तो मैं ममता बनर्जी को भी एम्पावर्ड मान सकता हूं, लेकिन मायावती जी को नहीं मान सकता। जयललिता को मैं एम्पावर्ड नहीं कह सकता, और न ही ये कहीं से इसको हम मैं पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन भी कह सकता हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्त्रियों का एक कहते हैं कि उत्थान उसका होता है जिसका पतन हुआ होता है। भारत भूमि में स्त्रियों का स्थान सदैव ही काफी सम्मानित रहा है। तो हमें उत्थान की बात नहीं करनी है, हमें उनके जो एक कहते हैं कि उनका जो तरीका है उनको उनके तरीके से आगे बढ़ने देना है। और अगर स्त्रियां आगे आ जाएंगी तो हमारी संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी, और हमारी आने वाली एक कहते हैं भावी पीढ़ियां भी सुरक्षित रहेंगी। तो कहीं ना कहीं स्त्रियों को स्वयं ये आत्मचिंतन, आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपने को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। आधुनिक बनाने से तात्पर्य अपनी परंपराओं का आधुनिकीकरण करना, न कि दूसरे को कॉपी करना। वस्त्र कम पहनना कहीं से भी आधुनिक नहीं है। अगर इसको आधुनिक माना जाए तो जो ट्राइबल, जो आज के जो आदि मानव हुआ करते थे आज के हजारों वर्ष पहले, वो तो बहुत मॉडर्न हो गए, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं पहनते थे। तो हम कहीं ना कहीं ये जो शारीरिक साज सज्जा है ये आधुनिकता का हिस्सा नहीं है। वस्त्र शरीर ढकने के लिए होता है। हम सिविलाइज जैसे जैसे सिविलाइज हुए वैसे वैसे शर्म महसूस करने लगे और हम अपने तन को ढकने लगे। तो जब हम सिविलाइज्ड, तो अब हमें आगे क्या करना है? आगे हमको बौद्धिक रूप से सुदृढ़ होना है। परिवार को जोड़ने का काम महिलाओं का होता है, स्त्रियों का होता है। तो हमारा जो मानना है कि कहीं ना कहीं हम एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट का जो मतलब निकालते हैं और जो तरीका अख्तियार करते हैं वो मिसलीडिंग है। हमें वास्तविक अपलिफ्टमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। महिलाओं को अगर आगे बढ़ाना है तो उनको आगे लाइए, लेकिन कृत्रिम रूप से नहीं। आर्टिफिशियल, अगर वो आर्टिफिशियल होगा तो वो उस परमानेंसी नहीं होगी। भाई जैसे ही वेंटिलेटर है, पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखे हैं, क्या मतलब है? कृत्रिम सांसें दे रहे हैं। जब तक वेंटिलेटर लगा हुआ है तब तक वो पेशेंट चल रहा है, जैसे ही आप वेंटिलेटर हटाते हैं सांसें थम जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी जैसे हम आरक्षण की बात कर लें, 75-80 सालों में हमने भरपूर आरक्षण दिया। अब समय आ गया है कि हम
उसका मूल्यांकन करें कि आखिर आउटकम क्या रहा। और अगर अभी भी हम उन लोगों को जिनको आरक्षण देते रहे हैं आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध नहीं हुआ यह आरक्षण, तो उस पर विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर हमको और दूसरा कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए या हमको अल्टरनेट देखना पड़ेगा। उसी प्रकार स्त्रियों के अगर हम बात करें अपलिफ्टमेंट की या एम्पावरमेंट की, तो वो एम्पावर्ड हैं। जब तक हम ये इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वो एम्पावरमेंट होगा कैसे? भाई एम्पावरमेंट कोई अलग से चीज थोड़े है, वो एम्पावर्ड है। बस बताने, भाई उनको भरोसा दिलाने की जरूरत है कि आप हैं। और इसमें कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो समिति का इस समय प्रासंगिकता बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आज ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि कल हमने एक बड़ा ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम देखा जिसमें महिलाओं ने सारा कुछ, जो भी व्यवस्था, जो भी ऑर्गेनाइजेशन था या जो वहां व्यवस्था की गई, बच्चों का पेंटिंग कंपटीशन था, रंगोली कंपटीशन था, इवन स्पोर्ट्स का कुछ था, ये सारा का सारा व्यवस्था महिलाओं ने किया और बहुत ही दिव्य और भव्य रूप से किया, जिसको देख के लगा कि हां, अब अगर ये परंपरा आगे बढ़ती है तो देश निश्चित रूप से विकास करेगा। ये हमारी सोच है या हमारी विचारधारा है। हो सकता है कि आप इसे इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन आप इसको पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते हैं। तार्किक रूप से कहीं ना कहीं इसमें तथ्य अवश्य है। तो एक बार आप भी चिंतन करें कि और क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि जिससे हम समाज को जोड़ने का कार्य करें, या जो नारियों का वैभव था भारतवर्ष के अंदर वो आगे भी चलता रहे और बढ़ता रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।